हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। लेकिन इससे पहले साइंस के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा आपको समझाता हूँ। जब पहली दफ़ा लोग दुनिया में आए तो अपने आसपास इर्द गिर्द की चीज़ों को लोगों ने देखा, उनको समझा, जाना भी। लेकिन कुछ लोग डरे भी और कुछ लोग खुश भी हुए। लेकिन इंसान किसी चीज़ से डरता तब है जब उसके पास्ट के बारे में जानता हो। जैसे एक शेर है, अगर उसके पास्ट के बारे में आपको पता चलेगा किसी वीडियो के थ्रू या किसी कहानी के थ्रू, तो आपको लगेगा यार ये इतना भयानक होता है या इतना हेल्पफुल होता है। लेकिन लोगों को कुछ नहीं पता था, सिर्फ अंदर उत्सुकता थी अपने आसपास की चीज़ों को समझने और जानने में, जिसे हम लोग बोलते हैं क्यूरियोसिटी थी उनको जानने में। तो लोग आसपास की चीज़ों को समझते गए, लिखते गए और नोट डाउन करते गए। तो उस वक्त के जो नॉलेज इकट्ठा करना होता था उसको हम लोग बोलते थे नेचुरल फिलॉसफी। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए, मेरे साथ नोट करते रहिएगा। इस काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो हेडिंग डालेंगे नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी। तो उस वक्त का जो नॉलेज इकट्ठा करना होता था उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल फिलॉसफी। तो उस वक्त के जो फिलॉसफर होते थे, जैसे अरस्तु यानी अरिस्टोटल थे, उनको हम साइंटिस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि जो साइंटिस्ट वर्ड है वो साइंस से आया, तो साइंस तो बाद में आया। तो उनको साइंटिस्ट ना बोल करके हम लोग फिलॉसफर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? फिलॉसफर हम लोग बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए, इस नेचुरल फिलॉसफी को एक लोग को समझना या एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं था, तो लोगों ने क्या किया, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस और एक होता है फिजिकल साइंस। यानी इस यूनिवर्स में दो तरह की चीज़ें पाई जाती है, एक तो लिविंग होती है और एक नॉन लिविंग होती है। तो लोगों ने उनको कैटेगराइज किया, यानी बांट दिया बेटा। ठीक है। तो देखो, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक को आप बोल दो बायोलॉजिकल साइंस और एक होता बाबू फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। अब बायोलॉजिकल्स में क्या होता है? इट इज स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे अलगी हो गया, फंगल्स हो गया एंड प्लांट्स हो गया। इन सब के बारे में हम लोग नॉलेज लेते हैं, यानी स्टडी करते हैं। तो ये बायोलॉजिकल्स में हम लोग लिख सकते हैं बेटा, इट इज स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसमें फिजिकल साइंस में क्या होता है बेटा? हम लोग बात करते हैं नॉन लिविंग, इट इज स्टडी ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो यहां पे आप लिख सकते हो बेटा नॉन लिविंग। तो बेसिकली लोगों ने फिजिकल यानी जो अपना नेचुरल फिलॉसफी थी टू पार्ट्स में डिवाइड किया। एक को हम लोग क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें हम लोग बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और दूसरा हमारा होता है बेटा फिजिकल साइंस, यानी नॉन लिविंग चीज़ों की बात हम लोग करते हैं। यहाँ तक बात नहीं बनी, फिर लोगों ने इनको फर्दर, यानी हम लोग फिजिकल साइंस को फर्दर लोगों ने डिवाइड किया। यानी जैसे जैसे नॉलेज इकट्ठा करते गए, अपने आसपास की चीज़ों को समझते गए, तो लोगों ने उनको कैटेगराइज करना, यानी उसको फर्दर एक्सप्लोर करते चले गए। तो जो ये फिजिकल साइंस है बेटा, फिजिकल साइंस को लोगों ने डिवाइड किया दो पार्ट्स में। ठीक है। एक हो ये फिजिकल साइंस, मैं मार्कर चेंज कर दे रहा हूँ, फिजिकल साइंस। तो इस फिजिकल साइंस को लोगों ने कैटेगराइज किया। क्या कैटेगराइज किया बेटा? आप समझिएगा। एक पार्ट्स में जिसको हम लोग बोलेंगे फिजिक्स। क्या बोलेंगे बाबू? फिजिक्स। एक पार्ट्स हमारा होता है केमिस्ट्री और एक पार्ट्स हमारा होता है जियोलॉजी। क्या बोल सकते हैं बाबू? जियोलॉजी। और नेक्स्ट पार्ट अपना होता एस्ट्रोनॉमी, या एस्ट्रोलॉजी भी बोल सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी हम लोगों ने बोल दिया। क्या बोलेंगे बेटा? एस्ट्रोनॉमी। अब आइए समझते हैं। देखिए, केमिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं केमिकल चीज़ें या केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं बेटा। तो इसमें हम लोग बात करेंगे केमिकल एंड केमिकल रिएक्शन। तो केमिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं केमिकल के बारे में, बात करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग सीखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसी में स्टडी करते हैं।
अब जियोलॉजी क्या है बेटा, जियोलॉजी में हम लोग बात करते हैं, जियो मीन्स होता है अर्थ, तो अर्थ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि अर्थ के सेंटर पे इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों है, ये सन का पार्ट तो नहीं है, ये कैसे बना है, ये कैसे रोटेट करती है, वो सारी चीज़ हम इसी में स्टडी करते हैं जियोलॉजी में। यानी स्टडी ऑफ किसका, अर्थ का बेटा, हम लोग अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, एस्ट्रोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं बाबू, इसमें हम लोग जैसे प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं, स्टार्स के बारे में हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बेटा स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं कि ये प्लैनेट सो हॉट, इतना गर्म क्यों है, समझ पा रहे हैं, ये कैसे रोटेट करता है, ये सारी चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी में बेटा। लेकिन हम लोग का मेन मकसद क्या पढ़ना, फिजिक्स। अब आइए समझते हैं एक्चुअल में फिजिक्स है क्या। ये आपको अलग अलग टीचर्स अलग अलग कैटेगरी में आपको पढ़ाएंगे बेटा। तो मेरा टारगेट क्या है आपको पढ़ाने का, फिजिक्स पढ़ाएंगे, यानी जिसका नाम है आज का लेक्चर होने वाला फिजिकल वर्ड के बारे में सिखाएंगे। अब आइए समझते हैं फिजिक्स क्या है बेटा। एक्चुअल में फिजिक्स की मैं डिफिनेशन आपको बताना चाह रहा हूँ, रियलिटी, ठीक है। आइए समझिएगा फिजिक्स, मैं बुक के हिसाब से लैंग्वेज बात कर ले रहा हूँ, फिजिक्स की डिफिनेशन मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। देखिए फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का तो एक ब्रांच है ही है, जिसमें हम लोग देखिए फिजिक्स को मैं बहुत आसान तरीके से समझा दे रहा हूँ। एक्चुअल में जो फिजिक्स है, फिजिक्स में दो चीज़ आप याद रखिएगा, दो क्या तीन चीज़ याद रखिए। एक तो मैटर क्या होते हैं, मैटर आप जानते हैं पदार्थ, और एक एनर्जी आप याद रखिएगा, और इनके बीच जो रिलेशन होता है म्यूचुअल रिलेशन, इनको याद रखिए, बस फिजिक्स आपका हो गया, यही डिफिनीशन होता है फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखा बेटा, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स जो है साइंस का एक ब्रांच है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, which deal with, which deals with study of, ऐसा लिख सकते हो, स्टडी ऑफ किस चीज का, मैटर, कॉमा, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशन, म्यूचुअल रिलेशनशिप। देखिए ये आपके हर एक बुक में 9, 10th हम लोग पढ़ते आए हैं कि एक्चुअल में फिजिक्स की डिफिनीशन क्या, हम लोग घिरे हुए हैं एनर्जी और मैटर से ही, ठीक है। तो देखो फिजिक्स की जो बुक की डिफिनीशन होती है वो मैंने लिखा, और भी डिफिनीशन मैं लिख दूंगा जो बहुत सारी बुकों में लिखा हुआ, ठीक है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, जो फिजिक्स है साइंस का एक तो ब्रांच है, विच, जिसमें हम लोग बात करते हैं, डील विद स्टडी ऑफ मैटर, जिसमें हम लोग मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, एंड एनर्जी एंड इनके रिलेशन को भी हम लोग समझते हैं, वही फिजिक्स है, बस इतना समझ लो मेरी बात, ठीक। तो आप इतने को नोट कर लो आप, क्योंकि नोट्स बहुत तगड़ा बनाइएगा, मैं डेली आपको एक एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है, ताकि आपका नोट्स बहुत प्रॉपर बने। मैं आपको जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, जेईई मेंस एडवांस सब सिखा दूंगा बेटा। आपको भी डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ना होगा, ठीक है, और कमिटमेंट करना होगा। तो फिजिक्स का फिर मैं डिफिनीशन बात करता, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में मैटर क्या है। अब देखो बेटा, इसको हमें समझना पड़ेगा मैटर क्या है, और क्या समझना, एनर्जी और इनका जो रिलेशनशिप है ये हमें समझना पड़ेगा कि मैटर क्या होते हैं। आइए मैं मैटर को समझाता हूँ बेटा, नोट कर लिया आपने, ओके। देखो अब हम लोग बात करेंगे बेटा मैटर के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे हम लोग, मैटर। आइए देखिए मैटर क्या, अगर दो बातें फुलफिल हो रही है तो मैटर है। वो क्या बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर दो बातें फुलफिल हो जा रही तो मैटर है, अदरवाइज मैटर है ही नहीं। आइए समझते हैं क्या है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, वो दो बात क्या है, आइए, है मास। एक तो उसके पास मास होना चाहिए, यानी मास होना चाहिए। थर्ड उसका क्या होना चाहिए बाबू, वॉल्यूम। क्या होना चाहिए, वॉल्यूम, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या हम बोल सकते हैं इसको, फिजिकल क्वांटिटी? यस डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं, यही तो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो देखो मैटर की जो डिफिनीशन होती है, मास होने चाहिए एंड सेकेंड क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, जिसको हम बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल साइंस भी बोल सकते हैं, ठीक।
अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे पास एक मार्कर है, ठीक। ये मार्कर का अपना कुछ मास होगा, यस डेफिनेटली होगा, ग्राम में होगा, मिलीग्राम में होगा, जो भी होगा मास होगा, यस, यानी ये बात सही है। क्या इसका वैल्यूम है? यस, हम कोई भी फार्मूला लगा करके इसका वैल्यूम निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, यस, इसका कुछ ना कुछ वैल्यूम हो। तो ये जो मार्कर है, यानी मार्कर में सॉलिड है, ये जो सॉलिड चीज़ है, क्या सॉलिड एक मैटर है? यस डेफिनेटली, सॉलिड जो है हमारा एक मैटर है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें बाबू, ये मैं लिख दे रहा हूँ वैल्यूम, ओके। तो यहाँ पे जो सॉलिड है, ये सॉलिड, ये तो मैटर हो गया, आपको समझ में आ गया कि इसके पास मास भी है, वैल्यूम भी है, तो ये सॉलिड होगा, मतलब ये सॉलिड जो है ये मैटर है, यस डेफिनेटली। अब आइए जल की बात करें, वाटर की बात करें, तो वाटर एक मैटर ही नहीं है, आइए समझते हैं। अगर वाटर को किसी हम कंटेनर या किसी डिब्बे में या किसी ग्लास में मैं भरूं तो उसका मास होगा, यस मास होगा। किसी बॉटल में जब हम पानी को खरीदते हैं या भरते हैं तो उसकी वॉल्यूम ऑक्यूपाई होती नहीं होती, यस। लीटर में हम लोग लेते हैं, 1 लीटर, 1.5 लीटर, बिस्लेरी आती है, बहुत सारी पानी आपको मार्केट में मिलते हैं, तो लीटर में लेते हैं या केजी में लेते हैं, तो उसका वॉल्यूम भी होता है बेटा। तो यानी वाटर भी जो है वो क्या हुआ? मैटर हुआ, तो वाटर भी हम लिख सकते हैं मैटर। तो यानी लिक्विड, लिक्विड जो है वो क्या है बेटा? मैटर है। आइए अब हम लोग गैस के बारे में बात करेंगे। ये देखिए मेरे हाथ में गैस है, यस डेफिनेटली मैं गैस के कांटेक्ट में हूँ, तो गैस का कुछ मास होगा? नहीं सर, मुझे तो नहीं लग रहा मास। मैं बहुत सारे बच्चों से पूछता हूँ कि एक ऐसा एग्जाम्पल आप लोग दीजिए जो मैटर ना हो, तो लोग क्या बोलते हैं? सर एयर, जो हवा हो वो मैटर नहीं है। आइए मैं आपको डीपली समझाता हूँ, ठीक। मैं हाथ ऐसे किया, क्या हवा के कांटेक्ट में हूँ? यस डेफिनेटली मैं हवा के कांटेक्ट में हूँ, यानी हवा इस पे है, मेरे हाथ पे हवा है। कह रहे सर नहीं, ये तो ऐसे बात कर लिए जैसे एक चींटी है वो सिर पे बैठी हुई, मुझे तो नहीं लग रहा कि चींटी बैठी। हाँ डेफिनेटली कुछ ऐसे सेंसिटिव डिवाइस से अगर हम लोग नापें तो उसका मास बता सकता है बेटा। तो हवा जो है उसका मास होगा। अब इसकी वॉल्यूम की हम लोग बात करें, अगर इस हवा को हम एक सिलेंडर में भरते जाएं, जैसे आप गैस भराते हो, तो ऐसे इसको हम भरें गैस को, तो ये बताइए उसकी वॉल्यूम ऑक्यूपाई होती जा रही है। एक लिमिट से ज़्यादा भरेंगे तो ब्लास्ट कर जाएगी, यानी वो जितना वॉल्यूम था वो पूरा ऑक्यूपाई कर लिया है, इससे ज़्यादा अब नहीं हो सकता। यानी जो हवा है, गैस, वो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है। तो गैस कैसा होगा? मैटर ही है यार, गैस कैसा? मैटर है, ओके। तो गैस भी हमारा सॉलिड लिक्विड गैस, ये क्या है बाबू? मैटर। समझ में आ गया आप लोग को कि ये जो सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं, दिस इज फिजिकल क्वांटिटी। समझ पा रहे हैं? यस। तो इसको हम लिख सकते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, तो इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिजिकल साइंस, यानी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ऐसा भी लिखते हैं बहुत लोग, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। जो सॉलिड की अवस्थाएं होती है, यही होती है सॉलिड, मतलब किसी भी पदार्थ की जो अवस्थाएं हम लोग लिखते हैं, क्लास 8 में लिखते हैं हम लोग, किसी पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है, सॉलिड लिक्विड क्या होती है? गैस होती है, सॉलिड लिक्विड गैस। यानी सॉलिड का मतलब क्या होता है? सॉलिड ठोस, लिक्विड मतलब द्रव्य हो गया, गैस का मतलब गैस होता है। तो सॉलिड लिक्विड जो गैस है, किसी पदार्थ की अवस्थाएं, सॉलिड लिक्विड गैस। अब आइए समझिए, जैसे किसी के बॉडी से हीट जनरेट हो रही है, क्या हीट आपका मैटर बनेगा? आइए समझते हैं, बनेगा? यस। आइए समझते हैं बनेगा नहीं बनेगा। मैं बोल रहा हूँ, मेरी साउंड आपके पास जा रही है, पूरी कमरे में फैल रही, क्या इसका मैस होगा या इसका कुछ वॉल्यूम होगा? मैं ऐसे बोलता रहूँ, 2 घंटे बोलता रहूँ, क्या इस पूरी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, रूम ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा? आप खुद दिमाग लगाइए, नहीं होगा बेटा, क्योंकि मैं बोलता रहूँ, एनर्जी हो चला जाएगा, इसका कोई वॉल्यूम नहीं ऑक्यूपाई हो रहा है, ठीक। लाइट है, लाइट आ रही है, क्या लाइट के पास मास है या एनर्जी, ओ सॉरी क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूम होगा? नहीं होगा, इसका कोई कुछ फिक्स नहीं है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल बात करें बेटा, जैसे हम लोग बात करें हीट, लाइट की बात करें, LIGHT लाइट, और थर्ड हम लोगों ने क्या बोला? साउंड की बात कर लो आप, साउंड। क्या ये मैटर बनेंगे आपके? नहीं बनेंगे ना, क्योंकि मेरी बॉडी से या किसी हॉट बॉडी से हीट जनरेट हो रही है, कितना हो रही है, किधर हो रही है, हमें कुछ नहीं आइडिया, ठीक है। तो ये जो सॉलिड लिक्विड है, तो इसका एक हम स्पेशल नाम देंगे बेटा, क्या नाम देंगे इसको? एनर्जी। क्या बोलेंगे?
एनर्जी। तो एनर्जी आप लोग को समझ में आ गई होगी कि एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है। ठीक, तो ये एनर्जी होती है। अगर हीट है, लाइट है, या आपका क्या है, साउंड है, या और बहुत सारी चीज़ें हैं, इन मैटर नहीं है, ये एक तरह की एनर्जी है। तो डिफिनीशन में आ रहा था कि हम स्टडी करते हैं मैटर के, एनर्जी की स्टडी करते हैं और उनके रिलेशनशिप के बाद हम लोग बात करते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया कि एनर्जी होगा बेटा हीट, लाइट एंड साउंड होगी। ओके, इसके बाद देखो बेटा इनका म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है। किसी एक एग्जांपल से अगर हम लोग बात करें, एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए एक एटॉमिक बम ले लें हम लोग एग्जांपल। ठीक, एटॉमिक बम, एटॉमिक बम हमने एक एग्जांपल ले लिया बाबू, एटॉमिक बम। अब देखिए एटॉमिक बम एक क्या है, एटॉमिक बम जो बेसिकली बनता यूरेनियम से ही बनाते हैं लोग, ज़्यादा मोस्टली यूरेनियम से ही बनाते हैं लोग। ठीक, तो यहाँ पे यूरेनियम लिख लो, यूरेनियम। अब ये बताओ यूरेनियम को जो ब्लास्ट करोगे आप तो क्या मिलेगा, हीट जनरेट होगी, जाहिर सी बात है। क्या जनरेट होगी बाबू, हीट जनरेट होगी। जब यूरेनियम ब्लास्ट करेगा तो हीट जनरेट होगी। तो यूरेनियम है क्या एक्चुअल में, यूरेनियम एक मैटर है। यूरेनियम क्या है बेटा, एक मैटर है। तो यूरेनियम जो है एक मैटर हो गई। हीट क्या होती है, हीट अभी अभी पढ़े हो, एक एनर्जी होती है। हीट क्या होती है बाबू, एनर्जी। यानी हम किसी मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। क्या मैं एनर्जी से मैटर में कर सकते हैं? यस, हम 12 में पढ़ते हैं, पेयर प्रोडक्शन में पढ़ते हैं, वो 12 के सिलेबस में आपको पढ़ाई जाएगी। तो हम किसी मैटर को एनर्जी में या एनर्जी से मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। बेटा समझ में आ गया? तो ये याद रखिएगा, मैटर से एनर्जी, एनर्जी से मैटर। तो एक रिलेशन में बताता हूँ बेटा, याद रखिएगा, ये रिलेशन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आपसे मैं पूछता हूँ, क्या ये फिजिक्स की डिफिनीशन में आएगा? P = mb, ये पहला हो गया। सेकेंड अगर हम लोग बात करें बेटा F = m में, और थर्ड की अगर हम लोग बात करें E = mc², और फोर्थ हम लोग बात करें ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस अगर हम लोग बात करें बेटा, व्हाट इज फिजिक्स वेल डिफाइन, इनका फिजिक्स का डिफिनीशन क्या बनेगा? इन चारों में से कौन सही है? सब सही है, ऑल ऑफ दिस। तो बच्चे बोलेगा यार P = mb, P तो मोमेंटम है, ये तो मास है, V वेलोसिटी है। यार ये तो सर ने मेरे को सिखाया है कि मास होना चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये देखो P = क्या लिखेंगे, mb, ये तो नहीं हो सकता इसके डिफिनीशन के हिसाब से। F फोर्स नहीं है, E एनर्जी और मास, एनर्जी और मास, यानी एनर्जी को हम मास यानी मैटर में कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? और ये ऑल ऑफ दिस तो नहीं। तो इस मेरे हिसाब का जो क्वेश्चन था इसका आंसर ये समझ में आ गया, E = mc² सही है। जो फिजिक्स की प्रॉपर डिफिनीशन है वो उसके हिसाब से तो यही बनेगा, E = mc²। तो सब नहीं सही है, थर्ड इक्वेशन सही होगा। लेकिन हम लोग बात करते लिखते कि डिस्क्राइब फिजिक्स, डिस्क्राइब फिजिक्स। तो अगर डिस्क्राइब करते तो ऑल ऑफ दीज लिख देते, सब फिजिक्स की क्वांटिटी है ना। अगर हम लोग बात करते व्हाट आर डिस्क्राइब फिजिक्स, तो कौन डिस्क्राइब कर रहे हैं? सब कर रहे हैं ना। P = mb हम लोग पढ़ेंगे, F = ma भी पढ़ेंगे, E = mc², सब पढ़ते हैं यार, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्राइब। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, आप देखो बेटा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया कि एनर्जी क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। और फिजिक्स की और भी मैं डिफिनीशन आपको सुनाता हूँ, बहुत सारी डिफिनीशन मैं आपको अलग से बताता हूँ। ठीक, ये देखो बेटा, जैसे बहुत सारी बुकों में लिखा है फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। जो हमारे आसपास जो यूनिवर्स है अलग अलग तरीके के हैं, कलरफुल भी है, कलर भी नहीं है। तो उस आसपास की चीज़ों को समझना, जानना ही हमें क्या बोलते हैं? फिजिक्स। तो फिजिक्स की और भी डिफिनीशन आप नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, ऐसा लिखो, एंड इट्स लॉ, एंड इट्स लॉ। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, यानी जो प्रकृति में हमारी जो घटनाएं हो रही है इनके बारे में जानना, समझना और इनके नियमों को समझना ही फिजिक्स कहलाता है। ओके,
इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स में देखो बहुत सारे, जैसे पेड़ से एप्पल का गिरना, किसी प्लैनेट्स का सन के अबाउट रिवॉल्व करना, सैटेलाइट का प्लैनेट्स के अबाउट रिवॉल्व करना, ये सारी जो इवेंट हो रही है, किसी सन से या हॉट बॉडी से हमें एनर्जी मिलना, ये सारी चीज़ें फिनोमिना हो रही, ये सब फिजिक्स है बेटा, ठीक है। ये बहुत सारे डिफरेंट फील्ड में, मेडिकल्स में भी होता है, इंडस्ट्री में भी सब फिजिक्स का अप्लाई करते हैं, ठीक। तो और भी बात हम लोग कर सकते हैं फिजिक्स में, और भी डिफिनीसन हम लोग बात करें। ये मान लो पहला डिफिनीसन, दूसरा हो गया, देखो ये हमें ये बताता है कि कोई चीज़ हो क्यों रही है और कैसे हो रही है, कैसा बिहेव करे, और किसी ऑब्जेक्ट के फ्यूचर के बारे में भी हम लोग बता सकते हैं, इसी को तो फिजिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इट टेल अस व्हाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव एज दे डू, यानी कोई चीज़ किस तरह से यूँ कैसे बिहेव करती है, समझ में। जैसे देखो कोई चीज़, मान लो ये मार्कर को मैं छोड़ूंगा, आपको पता है कि नीचे की तरफ ही जाएगी, तो क्यों जा रही भाई, आपको पता होगा। अभी हम आपको पढ़ाएंगे या आप पढ़ चुके होंगे आप लोग, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण। क्योंकि न्यूटन ने बोला कि हर एक वस्तु को दूसरी ऑब्जेक्ट अपनी तरफ खींचती है, तो ये हमें समझना पड़ेगा ना। तो इट टेल अस व्हाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव एज दे डू एंड predict the future of the things, ऐसा लिख लो, of things। किसी भी वस्तु के फ्यूचर बता सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी वस्तु के फ्यूचर बता सकती है, वो क्या होगा। जैसे प्लेन उड़ रही है अभी फास्ट स्पीड में, हमें पता हो फ्लाई करेगा फिर लैंड करेगा, इसके फ्यूचर के बारे में भी हम लोग बता सकते हैं, ठीक। अब ये आप डिफिनीशन रखिए। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा, व्हाट इज रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद मैथ, मैथ के साथ इनका क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये आप ये नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें है, ठीक। उसके बाद समझिएगा, व्हाट रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद मैथ्स, व्हाट रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद मैथ, मैथ के साथ इनका क्या रिलेशन है। आपको मैं बता रहा हूँ कि फिजिक्स जो है मैथ के बगैर हम डीपली नहीं पढ़ सकते। इफ़ यू वांट टू गोइंग ऑन द डेप्थ ऑफ फिजिक्स, यदि आप फिजिक्स की गहराइयों में जानना चाहते हैं, यू मस्ट नो एलिमेंट्री मैथ, आपको जो बेसिक मैथ है, फंडामेंटल मैथ है, वो आपको आना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, कैलकुलस हो गया, इंटीग्रेशन, अलजेब्रा हो गया, बाइनोमियल हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये जो बेसिक चीज़ है ये आपको आना चाहिए, तो फिजिक्स के गहराइयों में पढ़ सकते हैं। विदाउट नॉलेज ऑफ मैथ, अगर आपको मैथ का नॉलेज नहीं होगा, इट वुड मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू डिस्कवर, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ नेचर, यानी ये जो नेचर है, जो फिजिक्स की हम डिफिनीशन में बोल रहे हैं कि स्टडी ऑफ नेचर, तो इस नेचर को आप समझ नहीं पाओगे, एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, तो मैथ का आना बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है। तो ऐसे बात बोली जाती है, फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथ, ऐसा आप लिख सकते हो, लोग लिखते भी हैं, मैंने खुद देखा है, फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथ। जो ये फिजिक्स है बाबू, मैथ के बगैर अधूरी है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो मैथ को पढ़ लो बाबू, है मैथ मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ढंग से मैं आपको एक लेक्चर लूँगा, मैथ सिखाऊंगा सारी चीज़ें, ठीक। तो अभी तो मैं इतना बोल के चल रहा हूँ कि जो फिजिक्स है बेटा मैथ के बगैर अधूरी है, फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथ, मैथ आपको आना ही चाहिए बेटा, बेसिक मैथ, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं टू प्रिंसिपल इन फिजिक्स, टू फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स, आइए समझते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स।
बहुत तेज तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं यार, बहुत स्लो स्लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, हम लोग को फास्ट ही चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पॉज कर करके आप समझ सकते हो बेटा आसानी से। जितनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है मैं एक ही वीडियो में बना के आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे देखो 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, बेसिकली 2 ही फंडा है, आप वही याद रख लो, ठीक। फर्स्ट हम लोग बोलते हैं बेटा यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन, और जो सेकेंड वन होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शनिज्म, रिडक्शनिज्म। हिंदी में क्या बोलते हैं यूनिफिकेशन को? यूनिफिकेशन को बोलते हैं एकीकरण। क्या बोलते हैं बेटा? एकीकरण। अभी मैं आपको समझाता हूँ एकीकरण क्या, इसे बोलते हैं न्यूनीकरण। ये क्या नया चीज़ ले आया मैं, आइए समझते हैं। अब देखिए यूनिफिकेशन क्या है, नाम से पता है, यूनि मतलब होता है एक, ठीक, यूनिफिकेशन है ना। तो यूनिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, ऐसा लॉ जिससे हम एक प्रिंसिपल से, एक फार्मूले से हम बहुत सारी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफिकेशन। रिडक्शनिज्म क्या होता है? न्यूनीकरण, यानी किसी एक सिस्टम के बारे में हमें समझने के लिए हमें बहुत सारे टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ पढ़ करके हम एक चीज़ बना सकते हैं, उसी को बोलते हैं रिडक्शनिज्म। यानी एक चीज़ से हम कई चीज़ एक्सप्लेन कर लें तो यूनिफिकेशन, और बहुत सारी चीज़ पढ़ करके एक चीज़ बना दे तो उसे हम लोग बोलते हैं रिडक्शनिज्म। ओके, आइए मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये देखो बेटा यूनिफिकेशन की मैं बात कर ले रहा हूँ, ठीक। यूनिफिकेशन टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिना थ्रू फ्यू लॉज। देखो बाबू यहाँ पे हमने एक डिफिनेशन लिखा, टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिना थ्रू फ्यू लॉज। कुछ ही नियमों से, कुछ ही प्रिंसिपल से हम बहुत सारी चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मार्कर को हम छोड़ेंगे तो पता है मार्कर छोड़ेंगे तो किधर जाएगा? नीचे की तरफ ही जाएगा। कोई हम प्लैनेट्स ले लें तो ये प्लैनेट्स किसके अबाउट रिवॉल्व करेगा? हमें पता है सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा। किसी सैटेलाइट को ले लो तो सैटेलाइट जो है प्लैनेट्स के अबाउट रिवॉल्व करेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है या पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही, तो एक ही लॉ से हम समझा सकते हैं आसानी से, ठीक है। जिसे हम लोग बोलेंगे बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलोगे? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप सभी को पता होगा, न्यूटन ने एक बात समझाया आपको कि दो बॉडी के बीच हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ खींचता ही खींचता है, समझ गए ना। चाहे हैवी बॉडी हो या छोटा बॉडी हो, हर एक बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता, ठीक। तो जो फोर्स है दोनों बॉडी के बीच, वो फोर्स क्या था बेटा? F = Gm1m2/r²। ये फार्मूला याद रखिएगा, F = Gm1m2/r²। जैसे एग्जांपल हम लोग बात कर लें, यही तो हमने बात किया, फ्री फॉल ऑफ एन एप्पल। पेड़ से किसी एप्पल का फ्री फॉल गिरना, मुक्त रूप से गिरना क्या है? एक ही लॉ से समझा सकते हैं। मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड, या अराउंड लिख लो, ये कोई दिक्कत नहीं, अराउंड सन। मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड प्लैनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे और भी सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली एक ही लॉ से हम लोग समझ सकते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F = Gm1m2/r² से ही समझा जा सकता है। किसी भी बॉडी को देखो, पृथ्वी खींच रही होगी, मैंगो हो गया या एप्पल हो गया, जो भी एबोर, ठीक है, कुछ जी। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड प्लैनेट्स, तो एक ही लॉ से समझा जा सकता। और एक लॉ, हाँ, मैक्सवेल ने भी 4 इक्वेशन दिए, आइए उनको भी हम लोग समझ सकते हैं बेटा, ठीक है। आप इसको नोट कर लो अच्छे से। फिर मैं एक और लॉ बताता हूँ, ये मैक्सवेल 4 इक्वेशन,
मैक्सवेल फोर इक्वेशन। एनसीईआरटी में ये चीज़ आपको मिल जाएगा अच्छे से। मैक्सवेल फोर इक्वेशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बेसिकली उन्होंने 4 इक्वेशन दिया। आइए देखते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक सिंगल इक्वेशन से उन्होंने पढ़ डाला, ये आपको सिखा दिया। ठीक है, क्या? एक पहला इक्वेशन उन्होंने दिया बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है एक ही इक्वेशन से आपको समझा जा सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, सेकेंड उन्होंने आपको ये समझा दिया बेटा इलेक्ट्रोडायनामिक। थर्ड अगर हम लोग बात करें, थर्ड आपको उन्होंने क्या समझा दिया? पूरी मैग्नेटिज्म, कंप्लीट मैग्नेटिज्म। तो कंप्लीट मैग्नेटिज्म भी आपको इन्हीं 4 इक्वेशन से समझा दिया उन्होंने। बाद में हम लोग बात कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इन्होंने सिखा दिया, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन्होंने चारों इक्वेशन से पूरी फिजिक्स समझ लीजिए ख़त्म कर दिया उन्होंने। समझ में? तो एक ही सिद्धांत से, एक ही प्रिंसिपल से बहुत सारी चीज़ एक्सप्लेन करना, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफिकेशन। ठीक है, मैक्सवेल फोर इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्या क्या? कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनामिक, कंप्लीट मैग्नेटिज्म और कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। अभी इसको समझ लो, रिडक्शनिज्म, इसको तो मैं यही समझा दे रहा हूँ। रिडक्शनिज्म टू एक्सप्लेन या टू स्टडी अ लार्ज सिस्टम, टू स्टडी अ लार्ज सिस्टम। ठीक है, किसी एक लार्ज सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए एक पंखा बनाना, ठीक, तो पंखे में जो विंग्स होते हैं यानी पर होते हैं, मोटर होती है, मैग्नेट होती है, कॉइल्स होती है, तो अलग से हमें मैग्नेट के बारे में पढ़ना होगा, पर के बारे में मैकेनिक्स पूरी पढ़नी होगी। तो इन सबको इकट्ठा करके हम एक फ़ैन का निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो स्टडी होता है एक लार्ज सिस्टम की ना, बहुत सारे प्रिंसिपल को पढ़ करके, उसी को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनिज्म यानी न्यूनीकरण। ओके, इतनी बात समझ गए आप लोग। ठीक, अब उसके बाद देखिए, ज़्यादा लेक्चर बड़ा ना हो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ बेटा, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा स्कोप ऑफ फिजिक्स। ठीक है, एक्साइटमेंट क्या लिखोगे वो तो बाद में हम लोग समझ लेंगे, हम आपको सिखा दे रहे हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। ठीक, स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का क्या स्कोप है? बेसिकली इसको लोगों ने 2 पार्ट्स में आपको समझाया। ठीक, इसका जो मेन फ्रंटियर है 2 पार्ट्स में मैं आपको समझाता हूँ। मेन फ्रंटियर का मतलब स्कोप हम बोल सकते हैं। ठीक, क्या क्या होता है बेटा? एक होता माइक्रोस्कोपिक, फर्स्ट होता माइक्रोस्कोपिक, और जो सेकेंड होता वो होता माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक दोनों में क्या अंतर है? माइक्रो मतलब होता बड़े लेवल पे बात करना, हम लोग बड़े बड़ी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, हेवनली बॉडी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। हेवनली मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं। माइक्रो मतलब छोटे, जिसे देखो माइक्रो मतलब होता माइक्रो बड़ी बड़ी चीज़ों, खगोलीय के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, जिसे हम नेक्ड आई नंगे आंखों से इजीली हम देख सकते हैं। ठीक, और माइक्रो मतलब हम इसे नंगे नेक्ड आई से वी कैन नॉट से, हम नहीं देख सकते, आसानी से नहीं देख सकते, हमें दिखाई नहीं देगा। तो जब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, और बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, अब आइए समझते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ माइक्रोस्कोपिक क्या है? माइक्रोस्कोपी में स्टडी ऑफ हेवनली बॉडी, बड़ी बड़ी बॉडी के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे प्लैनेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, स्टार्स के बारे में बात करेंगे, ये सारी चीज़ हम लोग इसमें सीखते हैं। यानी आप ये मान के चलो इसमें आपकी पूरी मैकेनिक्स ख़त्म हो जाएगी,
मैकेनिक्स, फिर हम लोग बात करें यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, जितने इधर आपको मिलेगा थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स हो गया, ऑप्टिक्स, फिर मान के चलिए ऑप्टिक्स के बाद वेब पूरा हो गया। अब इन मैकेनिक्स में बहुत सारी चीज़ आ जाएगी, जैसे मोशन आ जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगी, वेक्टर आ जाएगा, वर्क पावर एनर्जी, एनएलएम, रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटेशन आ जाएगा, फिर उधर आ जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स, इलास्टिसिटी, केटीजी यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ऐसे बहुत सारी टॉपिक इसमें आ जाएंगे मैकेनिक्स में। ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। थर्मोडायनामिक्स भी 11th में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स और वेब जो है बेसिकली हम लोग 12th में पढ़ते हैं। थोड़ा वेब का पार्ट जो पार्टिकल होता है हम लोग पढ़ते हैं 11th में, बाकी हम 12th में पढ़ते हैं। ठीक, यानी माइक्रो में समझ में आ गया। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडी, हेवनली बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, और जो हमारा होता है माइक्रो, माइक्रोस्कोपिक, इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो स्टडी ऑफ स्मॉल पार्टिकल यानी क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। ठीक, अब क्वांटम फिजिक्स में हम लोग बात करते हैं बेटा जैसे स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टडी ऑफ प्रोटॉन, स्टडी ऑफ फोटॉन एंड स्टडी ऑफ न्यूक्लियर। इस सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे स्टडी करते हैं बेटा। ठीक, तो जब छोटी छोटी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, इसी को तो हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपी। तो आई होप आपको ये चीज़ और ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया। माइक्रोस्कोपिक बड़ी बड़ी चीज़ें, माइक्रो मतलब छोटी छोटी। अगर ना समझ में आए ना तो ऐसे समझ लो, माइक्रो को मतलब हम जिसे नंगे आंखों से देख सकते हैं उसे माइक्रो बोलते हैं, जिसे हम नहीं देख सकते उसे माइक्रो बोलते हैं, सूक्ष्म बोलते हैं, और खगोलीय बड़े को बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? अब देखो इसके बाद ये आप नोट करते जाइए, सब क्लासिफिकेशन मैं आपको ख़त्म कर दूंगा एक ही लेक्चर में। ठीक, अब इसके बाद आता है फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, फोर फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। फोर फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, 4 फंडामेंटल फोर्स हैं इस नेचर में। ये आपको समझना होगा बेटा, ये आपको लिखना पड़ता है। 4 फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। नंबर 1 क्या होता है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लिखेंगे हम लोग? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक को आप लिख लो ग्रेविटेशनल फोर्स। जो सेकेंड होता है बाबू, वो सेकेंड को हम लोग भी लिख सकते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या लिखोगे? वीक न्यूक्लियर फोर्स। और जो थर्ड होता है हमारा बेटा मैग्नेटिक फोर्स। क्या लिखोगे बेटा? मैग्नेटिक फोर्स। और फोर्थ होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है, 2 पार्टिकल के बीच लगता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। लॉन्ग रेंज मतलब चाहे इतने पे हो तो भी काम करेगा, इतने पे भी करेगा, इतने पे करेगा, इतने पे, कहीं पे भी चले जाए तब भी वो काम करेगा, एक्ट करेगा। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स। ये ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये हमेशा अट्रैक्ट करता है, ये बात समझ लो। ठीक, तो इसके बारे में लिख देता हूँ थोड़ा थोड़ा, क्या दिक्कत है। ठीक, ये कैसा फोर्स है बेटा? अट्रैक्टिव इन नेचर। ये नेचर में हमेशा अट्रैक्टिव होगा। ये होगा बेटा लॉन्ग रेंज फोर्स, कहीं पे भी यानी इनफाइनाइट पे भी ये काम करेगा। लॉन्ग रेंज फोर्स होता तो ये ऑलवेज अट्रैक्ट करेगा। ज़्यादा नहीं लिखे हम, ये तो हम लोग चैप्टर में ही पढ़ेंगे। आपको पता होगा ना F इजिकल टू क्या लिखते हो आप लोग? J m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। ये फोर्स आप लोग लिखते हो। ये देखो बेटा, ये अगर हम लोग बात करें वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? जहाँ पे न्यूट्रनो होता है, दैट मीन्स इन अल्फा डिके में होता है और शॉर्ट रेंज होता है।
ये कहाँ होता है बेटा, इन अल्फा लिख रहा हूँ, बीटा डीके में होता है। कहाँ पे होता है बेटा, बीटा डीके। ये आपको पढ़ाया जाएगा बीटा डीके क्या होता है, ठीक। बीटा डीके ये कैसा है, शॉर्ट रेंज होता है, शॉर्ट रेंज होता है, शॉर्ट रेंज होता है। यानी इसकी रेंज भी बात करोगे तो 10 के पावर -14 मीटर से लेकर 10 के पावर -15 मीटर की वो अप्रॉक्स होता है, ठीक। तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। और ये कहाँ होता है बेटा, इन बीटा डीके में न्यूक्लियर फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। अब मैग्नेटिज्म फोर्स क्या होता है बेटा, ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव कुछ भी हो सकता है। ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं, ठीक। और इसका भी लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। ये भी इनफाइनाइट तक एक्ट कर सकता है। तो अट्रैक्टिव भी हो सकता है मैग्नेट, रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर सेम पोल है तो रिपल करेगा, अपोजिट है तो अट्रैक्ट कर लेगा। तो अपोजिट इन मतलब बोथ हो सकता है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों हो सकता है, ठीक। अब आ जाओ, इधर आ जाओ। ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस के बीच जो बॉन्ड है ना, उनके बीच फोर्स लगता है। यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच ये जो फोर्स लगता है बहुत स्ट्रांग होते हैं, तोड़ नहीं सकते न्यूक्लियस को, कितना भी फोर्स हम लोग, इतने टाइटली ये लोग बंधे होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन के बीच जो फोर्स लगता है वो बहुत स्ट्रांग फोर्स होते हैं, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर हम बात करें स्ट्रांगनेस की बात करें तो देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन होगा आपका, बोलिए। ये तो इन दोनों में तो देख के समझ में आ रहा है। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा इसको भी लिख सकते हैं, फिर उसके बाद इसको, फिर उसके बाद इसको, फिर उसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स को, ठीक। तो नंबरिंग कोई मैटर नहीं करता। चलो बेटा, फिर आपका जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगा बेसिक मैथ, जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि विदाउट मैथ फिजिक्स इज़ इनकम्प्लीट, यानी बगैर मैथ के आपको फिजिक्स अधूरा है, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ की पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मैं आपको दे दूंगा बेटा। तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि इसका फ़ायदा सबको मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।